तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियोस पे जो मैंने डाला था बीएड बीटीसी मामले को लेके, और हम सभी जानते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कल यानी 24 नवंबर को इसकी सुनवाई होनी है फिर से। तो आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों के जवाब तलाशेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हालांकि मैं अपनी पहले के वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ आपको कि जीत हार तो जब होगी, लेकिन बेरोज़गारी पहले ही जीत चुकी है और जो बेरोज़गार हैं वो हार चुके हैं। लेकिन फिर भी आज हम लोग इन्हीं सब बिंदुओं पे बात करेंगे, किसकी जीत या फिर किसकी हार होगी, आने वाली भर्तियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बीएड किस आधार पे शामिल हुआ था, एक मेन पॉइंट है। इस पे बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं सर कि ये बीएड को किस आधार पे शामिल किया गया था, इसके बारे में जानेंगे। क्या है संभावनाएं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, एनसीटी का क्या रुख है। सबसे पहले दोस्तों, यदि मैं कुछ कहना चाहूँगा तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ये ना समझिएगा कि ये वीडियो मैं किसी का पक्ष लेने के लिए बना रहा हूँ या किसी की साइड लेने के लिए मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। हम सभी जानते हैं कि जो मामला है वो कोर्ट के हाथ में है और कोर्ट जो निर्णय देगा वही माना जाएगा। हमारे यहाँ कहने से ना तो किसी की हार होने वाली है और ना ही किसी की जीत होने वाली है। लेकिन मन में हमारे जो एक क्यूरियोसिटी बनी है, एक हमारे मन में जिज्ञासा है कि क्या ऐसी संभावना है, किसका कौन सा पक्ष कमज़ोर है, किसका कौन सा पक्ष ज़्यादा भारी है जिसकी वजह से जीत सकता है, कमज़ोर पक्ष वाला हार सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर यदि बीएड बाहर होता है, इन केस मैं पहले ही आपको साफ कर चुका हूं कि ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि मैं किसी का पक्ष ले सकूं, किसी पक्ष में कुछ बातें कह सकूं। कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे थे सर कि जो एमपी में वैकेंसी आई हुई है, जो वैकेंसी होने वाली है, वो उस वैकेंसी में डीएलएड के छात्र जो है, डीएलएड के विद्यार्थी कम हैं या बीटीसी कह लें वो कम हैं। तो फिर यदि बीएड बाहर होता है तो वहाँ पे सीटें खाली रह जाएंगी। अच्छा, यहीं पे मैं ये दूसरा वाला पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, बल्कि तीसरा वाला पॉइंट दोस्तों, बीएड को किस आधार पे प्राथमिक में शामिल किया गया था। तो जहाँ तक मुझे याद है दोस्तों, इस पे हम सभी मिल के बात करेंगे। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि क्या आपके नॉलेज में क्या है। जो मेरे नॉलेज में है और जो मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बीएड इसलिए शामिल किया गया था कि प्राथमिक में बीटीसी पहले चलता था और बीटीसी में जो अभ्यर्थी थे उनकी संख्या पूरी नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, संख्या उनकी कम थी। ये बच्चे नहीं मिल पा रहे थे, बीटीसी के नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए शासन स्तर पे ये व्यवस्था की गई। हालांकि बाद में एनसीटी की मंजूरी ली गई। शासन स्तर पे ये व्यवस्था की गई कि सीटें चूँकि भर नहीं पा रही हैं, सीटें खाली हो जा रही हैं टीचर्स की, तो क्यों ना इसमें जो है वो बीएड को शामिल कर लिया जाए। तो बीएड को इस आधार पे तो शामिल कर लिया गया, लेकिन एक व्यावहारिक दिक्कत ये थी कि इनको प्राथमिक के इक्विवेलेंट कैसे लाया जाए, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग है वो माध्यमिक के लिए है। तो इनको 1 से लेके 8 तक के लायक बच्चों को पढ़ाने के लायक किस तरह से बनाया जाए। तो यहीं पे ये व्यवस्था कर दी गई कि यहाँ पे एक ब्रिज कोर्स एक चला दिया गया 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा के, और इनको मतलब ये पाठ्यक्रम पढ़ा के, और इनको ऐसा माना गया कि ये जो है अब प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने लायक ये हो चुके हैं। तो ठीक है, ये थोड़ा सा इतिहास था, आप सबको पता होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो जान ले। वो ब्रिज कोर्स कराने के बाद इनको एंट्री दी गई थी। अब यहाँ पे सीधे आते हैं किसकी जीत किसकी हार। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंततोगत्वा ये चीज़ें सरकारी संस्थाओं के ही हाथ में जाएगी, चाहे एनसीटी हो चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, उन्हीं के हाथ में ये अंततोगत्वा जाना है। और कोई अब क्रिमिनल केस तो है नहीं, ये कोई
क्रिमिनल केस तो है नहीं कि जो धारा वहाँ पे लागू होनी होगी वो लागू हो जाएगी और सज़ा मिल जाएगी। क्रिमिनल केस तो है नहीं। ये सारी व्यवस्था और ये ब्रिज कोर्स की संस्तुति किसने की थी? इसको अप्रूव एनसीटी ने ही किया था दोस्तों। ये बात हमें याद रखनी है कि एनसीटी ने ही इसको अप्रूव किया था और तब जाके ये कोर्स लागू हुआ था। अब यहाँ पे जीत हार का मामला है, तो जीत हार का मैं कहूँ तो सीधे जो ये सरकारी संस्थाएं हैं उन्हीं के हाथ में ये बात जाएगी कि आखिर इनका इस पे क्या विचार है। और पैरवी की जहाँ तक बात है, बिल्कुल कोर्ट है तो पैरवी भी मायने रखेगी। जैसा कि शुरू में देखने में आया था कि जो सरकारी वकील हैं वो लगातार गायब चल रहे हैं, तो इस तरह से यदि अनुपस्थिति होगी और जाहिर सी बात है बहुत से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका डिसीजन जो है वो जल्दी से आ जाए, तो पैरवी जरूर मायने रखेगी। कौन अपना पक्ष कितनी अच्छी तरह से रख पाता है 24 नवंबर को, उसी के आधार पर ये हार और जीत निश्चित होगी दोस्तों। आने वाली भर्तियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि इन केस बीएड बाहर हो जाता है, यदि बीएड बाहर हो गया तो फिर डीएलएड वालों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये निश्चित है। ये डीएलएड के बच्चे, इनकी फाइट जो, ऐसा नहीं है कि डीएलएड भी कम है, बिल्कुल उनको बैठे बैठे घर नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हाँ इनको जो फाइट करना पड़ेगा, जो कंपटीशन करना पड़ेगा वो उनको कम करना पड़ेगा। क्या है संभावनाएं, इसी पे बात कर लेते हैं। देखिए, मैं अपना व्यू बता देता हूं। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो करेगा। आप लोग भी कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या फैसला आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी व्यवस्था दे सकता है जिससे दोनों पक्ष सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पे एनसीटी का क्या रुख है, यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों। इसको मैंने इसीलिए लिखा भी है। एनसीटी बिल्कुल 100% ये चाहती है कि बीएड जो है ये प्राथमिक में शामिल हो, तो ये चाहती है। और मैंने कहा भी आपसे कि जो कोर्ट है वो इन्हीं सारी संस्थाओं के रिपोर्ट उनसे मांगेगा कि आपके क्या व्यू हैं इस पे, आपका क्या विचार है, आप रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार की अपनी व्यवस्था है। इसी के आधार पे जो भी फैसला आना होगा आएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों कि जिसकी पैरवी जितनी ज़्यादा, ये कहें कि जिसमें धार होगी, जिसकी पैरवी में धार होगी, उसके पक्ष में फैसला आने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। जो मेरे विचार है वो मैंने आपको दे दिया, और आपके विचार जो होंगे वो आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा और एक जानकारी भी देना चाहूँगा दोस्तों कि मैं जल्दी ही लाइव क्लासेस लेके आने वाला हूं। मैं हमेशा कहता हूं अपनी वीडियो में कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, विकल्पों पे भी आप विचार कीजिए, विकल्पों के बारे में भी सोचिए। एक ही चीज़ लेके आप बैठे रह जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो जाए बाद में चल के। लेकिन फिर भी तैयारी पे फोकस्ड रहिए, और मैं भी आपकी तैयारी करवाने के लिए जी जान से लगा रहूँगा दोस्तों। आज की वीडियो को यहीं रहने देते हैं, कल का इंतज़ार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का फैसला आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।